ट्रांसपोर्ट यातायात ट्रांसपोर्ट यातायात आवागमन का एक प्रमुख साधन माना जाता है। इसके माध्यम से व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से गमन कर सकता है। यातायात के अंतर्गत सामान्य यात्रा के साथ ही परिवहन को भी सम्मिलित किया जाता है। यातायात एवं परिवहन के चार मुख्य साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। सड़क मार्ग यातायात साधनों के रूप में सड़क मार्ग रोडवेज का विशेष योगदान है। किसी भी निकटस्थ गंतव्य डेस्टिनेशन स्थान तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग ही एकमात्र प्रासंगिक साधन माना जाता है। सड़कें पक्की एवं कच्ची दोनों प्रकार की होती है। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा होता है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वतों जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी होती है। हिमाचल पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। मनाली लेह राजमार्ग सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग सबवे कहते हैं। बड़े बड़े शहरों में फ्लाई ओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेस वे का निर्माण नवीनतम है। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग यह दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महानगर राजमार्ग सड़क परियोजना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण गलियारा भी इसी का एक विशेष भाग है। पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर पोरबंदर से सिलचर को एवं उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राज्य राजमार्ग राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती है। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD का होता है। जिला मार्ग ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। अन्य सड़कें इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती है जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को सड़कों से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत इन सड़कों के विकास हेतु विशेष प्रोत्साहन मिला है। सीमांत सड़कें उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन BRO है जो देश के सीमांत क्षेत्रों में खासकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के समीपवर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। इनकी स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी। सड़क परिवहन से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A है। इसे NH-966B NH-47 का नवीन नाम के नाम से भी जानते हैं। इसका विस्तार 3 किलोमीटर कुडानूर से विलिंगडन द्वीप तक है। भारत का सबसे प्राचीन सड़क मार्ग शेरशाह सूरी मार्ग है जिसको ग्रांड ट्रंक रोड भी कहा जाता है। यह NH-1, NH-2 एवं NH-91 को मिलाकर बनती है। यह कोलकाता से अमृतसर के बीच है।
NH1, NH2 और NH91। विश्व की सबसे ऊंची सड़क मनाली लेह राजमार्ग है। लद्दाख के ज़्यादातर लोग ट्रॉली का उपयोग करते हैं। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु पटना में स्थित है। राज्य सीमा। ये जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, शिमला, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, नई दिल्ली, उत्तराखंड, देहरादून, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, बिहार, पटना, राजस्थान, जयपुर, गुजरात, गांधीनगर, दमन व दीव, दादरा एवं नागर हवेली, सिलवासा, महाराष्ट्र, मुंबई, पणजी, गोवा, कर्नाटक, बेंगलोर, केरल, तिरुवनंतपुरम, कवरत्ती, माहे, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, कवरत्ती, तमिलनाडु, चेन्नई, कराईकल, पांडिचेरी, पुडुचेरी, पांडिचेरी, यनम, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, तेलंगाना, हैदराबाद, छत्तीसगढ़, रायपुर, भोपाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, झारखंड, रांची, बिहार, पटना, सिक्किम, गंगटोक, असम, दिसपुर, मेघालय, शिलोंग, नागालैंड, कोहिमा, इम्फाल, मणिपुर, आइजोल, मिजोरम, अगरतला, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। उसके बाद उपरोक्त मानचित्र में दिए विवरण के आधार पर हम ये बात कर सकते हैं कि किस राज्य की सीमा किससे मिलती है और कौन किसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व व पश्चिम में अवस्थित है। उपरोक्त मानचित्र के द्वारा हमें यह भी ज्ञात होता है कि किसी शहर से सड़क व रेल मार्ग द्वारा किसी दूसरे शहर में जाएंगे तो वह किस दिशा में पड़ेगा, व उन दोनों के बीच कौन कौन से शहर आएंगे तथा किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग अवस्थित है आदि। मानचित्र के द्वारा हमें किसी स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति की समुचित जानकारी हासिल होती है। भारत में 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो अपने पड़ोस के पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन जैसे देशों से स्थलीय तथा श्रीलंका एवं मालदीव जैसे देशों से समुद्री सीमा से जुड़े हैं। रेल मार्ग। रेलवे के द्वारा तीव्रता से कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। कालांतर में डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया। पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। इसकी शुरुआत 1853 ईस्वी में मुंबई और ठाणे के बीच में हुई थी। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। भारतीय रेल परिवहन को 17 रेल जोनों में संकलित किया गया है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर 1.3 किलोमीटर में है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु के मध्य स्थित है, जिसकी लंबाई 4286 किलोमीटर है। इन दो महत्वपूर्ण स्टेशनों का विवेक एक्सप्रेस जोड़ता है।
टिकट एवं समय सारणी। विभिन्न परिवहन के साधनों से सफ़र करने के लिए यात्री को टिकट लेना पड़ता है। ये टिकट दो प्रकार के होते हैं, आरक्षित व अनारक्षित। आरक्षित टिकट में यात्रा संबंधी विस्तृत विवरण लिखा होता है, जिसके उदाहरण निम्नलिखित हैं। यात्रा की तिथि और समय एवं आरक्षण की तिथि और समय। परिवहन संबंधी साधन का नाम व संख्या। यात्रा प्रारंभ व समाप्त करने का समय और दिनांक। यात्रा के प्रारंभिक व गंतव्य स्थानों के बीच की दूरी। यात्रियों की लिंग व आयु, बच्चों एवं वयस्कों की संख्या। यात्रा की श्रेणी, कोच संख्या व बर्थ संख्या, सीट संख्या। टूल किराया, आरक्षण शुल्क के साथ। रेलवे एवं उनसे संबंधित कुछ तथ्य। कोंकण रेलवे मुंबई से मैंगलोर के बीच चलती है, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इस मार्ग पर सैकड़ों पुल एवं सुरंगें हैं। जम्मू बारामूला रेल मार्ग की लंबाई 342 किलोमीटर है, जिसके प्रमुख स्टेशन उधमपुर, कटरा, काजीगुंड, श्रीनगर एवं बारामूला आदि है। माउंटेन रेलवे भारतीय पर्वतीय क्षेत्रों में संचालित होती है। इनको टॉय ट्रेन भी कहा जाता है, जैसे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, कांगड़ा घाटी रेलवे। मेट्रो रेल प्रणाली, इसकी शुरुआत कोलकाता से हुई। दिल्ली में इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2002 को हुई। मोनो रेल मुंबई में चलती है। अनारक्षित समय सारणी में निम्नलिखित जानकारियाँ होती है। परिवहन रूट का विवरण, जगह या स्टेशनों के बीच की दूरी, यात्रा के दौरान आने वाले स्टेशन, वहां पहुंचने का निर्धारित समय एवं वहां से वापसी होने का निर्धारित समय। उसके बाद है जल मार्ग। लंबी दूरी तक भारी सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग वाटरवेज सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री मार्ग। अंतर्देशीय जलमार्ग, इसका प्रयोग देश के अंदर व्यापार आदि के लिए किया जाता है। इसमें ऐसी नहरें, झीलें एवं नदियाँ सम्मिलित होती है जो नौगम्य होती है। इसके कुछ उदाहरण हैं। नौगम्य होती है, इलाहाबाद से हल्दिया गंगा नदी, सदिया से घुबड़ी ब्रह्मपुत्र, कोल्लम से कोट्टापुरम केरल, तालचर से पारादीप ब्राह्मणी नदी, लखीमपुर से भागा बड़ाक नदी, काकीनाडा से पुडुचेरी। उपरोक्त सभी को राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग की संज्ञा दी जाती है। तालचर से पारादीप ब्राह्मणी नदी अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग, इसका प्रयोग सदैव दो देशों के बीच व्यापार के लिए किया जाता है। ये मार्ग अंतर्राष्ट्रीय पत्तनों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। भारत की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पत्तन के नाम निम्नलिखित हैं, जैसे कांडला गुजरात, नाहवा सेवा मुंबई, मार्मागाओ गोवा, न्यू मंगलोर कर्नाटक, कोच्चि केरल, तूतीकोरिन तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, पारादीप ओडिशा, हल्दिया कोलकाता, सहायक बंदरगाह WB। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। केरल के लोग वहाँ के लैगून में परिवहन के लिए वलम एवं फेरी नामक छोटी नाव का उपयोग करते हैं। वहाँ के लैगून में परिवहन के लिए वायु मार्ग, अब है वायु मार्ग। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। इसकी सेवा दुर्गम क्षेत्रों में भी ली जाती है। वर्ष 1911 में वायु परिवहन का प्रारंभ किया गया, जो इलाहाबाद से नैनी के बीच डाक सेवा के रूप में हुआ था। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1953 में हुआ।
प्रारंभिक समय में एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय तथा इंडियन एयरलाइंस घरेलू एवं पड़ोसी देशों को हवाई सेवा उपलब्ध कराता था, लेकिन इन दोनों के विलय को संयुक्त रूप में एयर इंडिया कहा जाता है, जो घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की वायु सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसके अलावा कुछ निजी कंपनियां भी वायु परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराती है, जैसे जेट, इंडिगो, विस्तारा एवं एयर एशिया आदि। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं तथा अगम्य व दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे: सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दमदम, कोलकाता। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दमदम, कोलकाता। मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई, मीनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद। अबू धाबी की यात्रा: अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात यूएई देश की राजधानी है, जो मध्य पूर्व एशिया में अवस्थित है। यह पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक देश है। इस देश की मुद्रा दिरहम है। यहाँ जल का महत्व पेट्रोलियम से भी अधिक है। इसके पीछे प्रमुख कारण है यहाँ की भौगोलिक स्थिति। यहाँ पेट्रोलियम आसानी से मिल जाता है, लेकिन जल दुर्लभ होता है। यहाँ धूल भरी तेज हवाएं भी चलती है। यहाँ खजूर के पेड़ बहुतायत से पाए जाते हैं। यहाँ के भवन ऊंचे होते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होती है। भारत के पश्चिम भाग में स्थित थार भी एक शुष्क एवं गर्म मरुस्थल है, जहाँ जल की उपलब्धता बहुत ही कठिनाई से होती है। लद्दाख जैसे स्थान पर भारत के शीत मरुस्थल पाए जाते हैं, जहाँ शुष्कता अपने चरम पर होती है, जिसमें हवा में नमी नहीं के बराबर होती है। इन दोनों शुष्क प्रदेशों में बारिश भी काफ़ी कम होती है। पर्यटन: टूरिज्म एक ऐसी यात्रा है जो मनोरंजन या खाली समय में आनंद उठाने के उद्देश्य से की जाती है। विश्व पर्यटन संगठन के टूरिज्म एक ऐसी यात्रा है जो मनोरंजन या खाली समय में आनंद उठाने के उद्देश्य से की जाती है। विश्व पर्यटन संगठन के अनुसार पर्यटन वे लोग जो यात्रा करके अपने सामान्य वातावरण से बाहर के स्थानों में रहने जाते हैं। यह यात्रा मनोरंजन, व्यापार, अन्य उद्देश्यों से की जाती है। इसके अंतर्गत पर्यटन के कुछ अन्य प्रकार भी सम्मिलित हुए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। इको टूरिज्म: इको टूरिज्म मुख्यतः दो शब्दों इको और टूरिज्म से मिलकर बना है, जिसका साधारण अर्थ पर्यावरणीय सामाजिक लाभ को पर्यटन के द्वारा अधिक से अधिक प्राप्त करना है। इससे देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है। इको टूरिज्म में मुख्य रूप से राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य आदि को सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान में देश के भूभाग पर 103 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। भारत में जैव विविधता को संरक्षित एवं संवहित करने में इन उद्यानों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। सरिस्का, रणथंभौर, पेंच, पंचमढ़ी आदि कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो देश की हरित विरासत को संभाले हुए हैं। पर्वतारोहण माउंटेनियरिंग एक खेल, शौक या पैसा है, जिसमें पर्वतों पर चलना, लंबी पदयात्रा और आरोहण करना, चढ़ाई आदि सम्मिलित होते हैं।
वैसे पर्वतारोहण की शुरुआत अविंजित पर्वत शिखरों पर विजय पाने की महत्वाकांक्षा के कारण हुई थी। पर्वतारोहण की कई विधियां प्रचलित हैं, जिसमें अभियान, चढ़ाई और अल्पाइन पद्धति प्रमुख है। पर्वतारोही अपने सामान और खाने को ढोने के लिए कूलियों, भारवाहक पशुओं और रसोइयों आदि का प्रयोग करते हैं। पर्वतारोही एक दल के साथ चलते हैं। वह विभिन्न शिविरों में ठहरते हुए ऊपर पहुंचते हैं। शिविरों के बीच आने जाने के लिए रस्सी का प्रयोग करते हैं। पर्वतारोही लंबे समय तक अभियान में रहते हैं, इसलिए एक दूसरे का विशेष ख्याल रखते हैं। ये कृत्रिम ऑक्सीजन का भी उपयोग करते हैं। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो नेपाल में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। इस चोटी पर पर्वतारोहियों का दल प्रायः आरोहण या चढ़ाई करता रहता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में कोमोलोंगमा कहा जाता है। अंतरिक्ष भ्रमण। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न समय पर अंतरिक्ष भ्रमण स्पेस ट्रैवल का कार्य किया गया है। इस क्रम में सर्वप्रथम नील आर्मस्ट्रांग का नाम आता है, जिन्होंने वर्ष 1969 में चंद्रमा पर कदम रखा था। इनसे पहले यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष का भ्रमण किया था, लेकिन वह अंतरिक्ष में यान से बाहर नहीं निकले थे। वर्ष 2003 में भारतीय अमेरिका की महिला कल्पना चावला ने भी अंतरिक्ष का भ्रमण किया, लेकिन वापस लौटते समय कोलंबिया यान के दुर्घटनाग्रस्त होने से इनकी मृत्यु हो गई। वर्ष 2007 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ लगाई और अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक चलने का रिकॉर्ड बनाया। सुनीता विलियम्स 2007 अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ लगाई और अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक चलने का रिकॉर्ड बनाया। उल्कास्म मेटेरियोट ये छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो धूल या गैस के बने होते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और वायुमंडलीय घर्षण से चमकने लगते हैं। इनको ही उल्कास्म या टूटता हुआ तारा कहा जाता है। अंतरिक्ष में जल बुलबुले के रूप में होता है, जो हवा में तैरते रहते हैं। इनका उपयोग चेहरा साफ करने में किया जाता है। पानी के बुलबुले को पकड़कर चेहरा गीला करते हैं और बाद में साफ कर लिया जाता है। अंतरिक्ष में कागज आदि को सामान्य रूप से नहीं रखा जाता, अपितु अंतरिक्ष यान की दीवार से चिपका कर रखा जाता है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। इसकी सतह का बहुत कम भाग समतल है। कहीं पर गहरे ज्वालामुखी मुख एवं ऊंचे ऊंचे पहाड़ स्थित हैं। चंद्रमा पर पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले गुरुत्व का 1/6 भाग गुरुत्व पाया जाता है। अतः चंद्रमा पर गुरुत्व तो है, परंतु पानी नहीं है। विभिन्न यात्री। भारत में प्राचीन काल से ही विभिन्न यात्रियों का आगमन होता रहा है, जिन्होंने भारत का भ्रमण किया और इसके विषय में विवरण दिया। ऐसे ही कुछ यात्रियों का विवरण निम्नलिखित है। मेगास्थनीज, यह राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज के विषय में बताया है। मेगास्थनीज यूनानी यात्री था। फाहियान, यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। यह एक चीनी बौद्ध भिक्षु था। फाहियान ने तत्कालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के विषय में बताया था। वेनसांग, यह हर्षवर्धन के समय में आया और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन किया। यह चीनी मूल का बौद्ध भिक्षुक था। इसकी पुस्तक का नाम सियूकी है। इसको तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। अल-बरूनी या महमूद गजनी के साथ भारत आया था तथा यह मूल रूप से उज्बेकिस्तान का निवासी था। इसकी प्रमुख पुस्तकों में तहकीक-ए-हिंद और किताब-उल-हिंद सम्मिलित है।
अपनी पुस्तक में इन्होंने भारत के तालाबों के विषय में खासकर बताया। इब्न बतूता यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। यह अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था। इसे काजी के पद पर नियुक्त किया गया था। इन्होंने अपने अनुभवों को अपनी पुस्तक रेहला के द्वारा बताया। वास्को डी गामा यह एक पुर्तगाली नाविक था जिसने वर्ष 1498 में भारत की धरती पर नए समुद्री मार्ग के द्वारा कदम रखा। डुआर्टे बाराबोसा और डोरमिगो पायस ये दोनों पुर्तगाली यात्री थे जो दक्षिण के विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आए थे। ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के कई स्रोत हैं जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, सूर्य, पवन एवं जल आदि। ये वे स्रोत हैं जिनसे हमें लंबे समय तक ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा के स्रोतों को नवीकरणीय व अनवीकरणीय, परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों में विभाजित किया जाता है। ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का विवरण निम्नलिखित है। कोयला यह ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है जिसका निर्माण पृथ्वी की भूपर्पटी में वनस्पतियों के दबने से होता है। इसका मुख्य घटक कार्बन है। इसका उपयोग ताप घरों में बिजली उत्पादन, कोक, कोलातर आदि के निर्माण में होता है। पश्चिम बंगाल, झारखंड प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य हैं। पेट्रोलियम यह भी ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है जिसका निर्माण पृथ्वी के अंदर वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं के दबने से होता है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल के साथ साथ प्लास्टिक, डामर और पेंट व ड्राई क्लीनिंग में भी किया जाता है। यह प्रारंभिक रूप से गाढ़े रंग का काला बदबूदार होता है। इसके कई उत्पाद हैं जो मोम, स्नेहक, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और गैस आदि। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। तेल के कुओं से ही प्रायः प्राकृतिक गैस निकलती है। इसका मुख्य संगठक मेथेन गैस होती है। इसके निम्न दो रूप हैं: द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड गैस। यह सामान्य दाब पर द्रवित की गई गैस होती है। इसका मुख्य संगठक ब्यूटेन होता है। ये रंगहीन, गंधहीन गैस होती है। इसके रिसाव का पता करने के लिए इसमें एथिल मरकैप्टन नामक यौगिक मिलाया जाता है। दूसरा है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कॉम्प्रेस्ड पेट्रोलियम गैस। यह अति उच्च दाब पर दबाने के परिणाम स्वरूप बनती है। इसका मुख्य संगठक मेथेन गैस होती है। इसका उपयोग वाहनों के ईंधन के रूप में किया जाता है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नदियों के जल को बांध बनाकर इकट्ठा किया जाता है और इसके बाद जल को ऊंचाई से गिराकर इसके दाब की सहायता से टरबाइन चलाया जाता है जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। आज इस प्रकार की प्रणाली का विकास लगभग विश्व के हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। जल विद्युत परियोजना से पर्यावरण संतुलन एवं पुनर्वास की समस्या भी आती है। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। सौर सेलों के द्वारा सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर सेल सिलिकॉन और गैलियम के बने होते हैं। उष्णकटिबंधीय देशों में सौर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। पवन ऊर्जा, वाइंड एनर्जी। पवन की गति से टरबाइन को गतिशील बनाकर जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसे पवन ऊर्जा की संज्ञा दी जाती है। ऐसे क्षेत्र जहां पवन की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा होती है वहां से विद्युत आसानी से प्राप्त की जा सकती है। भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले गर्म जल के स्रोतों से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका उपयोग खाना बनाने व बिजली बनाने आदि में किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण व कश्मीर को पूगा घाटी में भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। मणिकर्ण एवं कश्मीर की पूगा घाटी में भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है।
ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, यह मुख्यतः समुद्र में आए ज्वार भाटे के कारण जल के ऊपर उठने व नीचे गिरने के दौरान टर्बाइनल चलाकर उत्पन्न की जाती है। यह प्रदूषण मुक्त और परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। बायोगैस, यह जैविक अपशिष्टों जैसे गोबर एवं घरेलू अपशिष्टों से बनाई जाती है। यह अपघटन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। इसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका उपयोग खाना बनाने में होता है। ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध संसाधन के कारण बायोगैस का इस्तेमाल अधिक किया जाता है। नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय रिएक्टरों में यूरेनियम और थोरियम धातुओं के नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसमें अत्यधिक मात्रा में बिजली उत्पादन होता है। इसे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत माना जाता है। बायोडीजल, यह कार्कास, पोंगोमिया और जट्रोफा, रतनजोत आदि के बीजों से प्राप्त किया जाता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगाया गया है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में लगाया गया है बायोडीजल संयंत्र। वायु प्रदूषण, वायु में हानिकारक पदार्थों का मिलना जिससे वायु की गुणात्मकता घट जाती है, वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन कहलाता है। ये एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। मशीनों से निकलने वाला धुआं भी पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारकों में से एक है। वायु प्रदूषण के कारण, प्रायः उनको वायु प्रदूषण के कारकों में सम्मिलित किया जाता है जिनसे प्रत्यक्षतः वायु प्रदूषित होती है। इनके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं: जंगल में आग लगने से, धूल भरी आंधियों से और जलवायु के विस्फोट आदि से, वाहनों, कारखानों से निकलने वाले धुएं आदि से। इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें निकलती हैं। धूम्रपान एवं लकड़ी के ईंधनों के रूप में जलाने से भी वायु प्रदूषित होती है। फ्रिज, एयर कंडीशनर जैसी घरेलू उपयोग की वस्तुओं से निकलने वाली हानिकारक गैसों से वनोन्मूलन, शहरीकरण एवं औद्योगिकीकरण भी वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। वायु प्रदूषण रोकने के उपाय, प्रदूषण से बचाव के कई उपाय हो सकते हैं जो निम्नलिखित हैं। अधिक से अधिक सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस के उपयोग को बढ़ावा देकर पेट्रोल, कोयला, लकड़ी व उपले आदि का ईंधन के रूप में कम से कम प्रयोग कर नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा तथा बायोगैस आदि के प्रयोग को बढ़ाकर रिक्शा व ई-रिक्शा जैसे वाहनों के प्रयोग पर बल देकर वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। उन्होंने अभी तक कितने पढ़े? ऊर्जा की स्रोत, विभिन्न यात्री, अंतरिक्ष भ्रमण, पर्यटन, पर्वतारोहण, वायु मार्ग, जल मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, सड़क परिवहन से संबंधित कुछ तथ्य। तो ये ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़े हम लोगों ने। भारत के सारे कंट्री, जितने राज्य हैं, स्टेट के बारे में पढ़ा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कम दूरी की यात्रा के लिए यातायात का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयोगी है? सड़क, रेल, वायु। केवल एक का एक नंबर सही है। इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, देखते हैं कितना नंबर आता है।